भारत में मानव पूंजी निर्माण क्या है? अब देखिए, मानव संसाधन तो आपने अभी तक सुना होगा, क्या शब्द सुना होगा? मानव संसाधन सुना होगा, लेकिन हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं मानव पूंजी निर्माण। अब इसमें और अन्य शब्द भी आने वाले हैं, जैसे मानव विकास आएगा, और इससे हमने तुलना मानव पूंजी आएगा, ये हमने समझना है। देखिए, अब हम इसका अर्थ समझते हैं। पहले मानव संसाधन क्या है, ये हमने हाई स्कूल में भी पढ़ा कि संसाधन क्या है, और मानव भी एक संसाधन है ना। संसाधन जैसे जो हमें आवश्यक है, जो हमारी आवश्यकता है, जिसकी हमें जरूरत है, उसमें हम तकनीकी का इस्तेमाल करके, और जिसको हम आर्थिक रूप से संभाव्य होता है, सांस्कृतिक रूप से मान्य होता है, वही संसाधन है। तो इसी तरह मानव एक क्या है, देश के लिए संसाधन है, ये हम जानते हैं। अब हमने पढ़ना है इसी क्रम में मानव पूंजी निर्माण, ये शब्द समझना है। अब इसमें हम समझते हैं पहले कि मानव पूंजी क्या है। तो उससे पहले इस किताब के शुरुआत में ही अल्फ्रेड मार्शल द्वारा एक वक्तव्य दिया गया है। वो कहते हैं कि देश में जो निवेश किया जाता है मानव पर, शिक्षा पर, उसके स्वास्थ्य पर, तो हम उससे अंदाजा ना लगाएं जो पैसे लगाए गए हैं कि बस इतना ही निवेश है और इससे देश में हमने काम कर दिया, उससे हम आकलन ना करें, बल्कि किससे करें? वास्तव में व्यक्ति अगर स्वयं ही अपने पर खर्च कर रहा होता, क्योंकि इसके बाद पूंजी नहीं होती और सरकार वह अपना इतना पैसा नहीं लगा पाता और हम आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जो भी निवेश किया गया है सरकार या निजी क्षेत्र के द्वारा, उससे क्या हो गया है कि किसी ना किसी व्यक्तियों को क्या मिल रही है, संभावना मिल रही है आगे बढ़ने। नहीं, वो जिंदगी में ऐसे ही मर जाते, उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला तो वह क्या कर गए, आगे बढ़ गए, नहीं तो ऐसे मर खप जाते और वह कहीं भी सामने नहीं आ पाते समाज के। तो ये शिक्षा और स्वास्थ्य पर जब निवेश किया जा रहा है सरकार और प्राइवेट क्षेत्र के द्वारा, जो कि हमको मिलता है स्कूल के रूप में, सरकारी अस्पताल के रूप में या अन्य स्कॉलरशिप के रूप में, इससे कई मदद मिलती है लोगों को आगे बढ़ने में। अब हम समझते हैं, ये पाठ की शुरुआत है कि मानव पूंजी को हम समझ रहे हैं। तो एक आप देखिए कि जैसे मान लिया जाए एक जो शिक्षित व्यक्ति है और एक अशिक्षित व्यक्ति है, तो आपने समाज में पाया है कि किसे अधिक तनख्वाह मिलती है या कौन उच्च स्तर में जा पाता है मानव विकास के, मानव स्तर में? शिक्षित व्यक्ति ही जाएगा। तो इसीलिए शिक्षित करना जरूरी है देश ने अपने नागरिकों को। हमारे देश में इतने सारे नागरिक हैं, सबको क्या किया जाना है, जरूरी है, शिक्षित किया जाना जरूरी है। अगर सभी देशवासी शिक्षित हो गए तो क्या होगा कि देश आगे बढ़ेगा और प्रगति करेगा। अब हम समझते हैं कि जिस तरह से मानव पूंजी है, इसी तरह से आपने देखा होगा कि एक जमीन का टुकड़ा है और वो शहर के बीचों बीच है या कहीं भी है उपलब्ध, उसमें एक व्यक्ति अपना कारखाना खोल देता है, बड़ी सी बिल्डिंग कारखाना बना देता है, और वह उसकी क्या बन जाती है, भौतिक पूंजी, जिससे वह लाभ कमाता है, भविष्य में कमाता है। जिस तरह से जमीन में बनाया गया कारखाना, फर्म इत्यादि से वह अधिकतम उसने सोच लिया कि मैं जमीन के टुकड़े को खेती में ना लगा के, क्यारी में ना लगा के उसमें कारखाना बनाऊंगा और उससे लाभ कमाता है ना। हाँ, इसी तरह से अगर हम मानव पर भी निवेश करें तो मानव भी पढ़ लिख जाए तो वह क्या होगा, आवश्यक रूप से कोई स्किलफुल पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कहीं ना कहीं निकल जाएगा, MBBS कोई भी इस तरह से भी निकल जाए तो क्या होगा, उससे मानव पूंजी का निर्माण होगा। अब हम समझते हैं कि तो मानव पूंजी में शिक्षित लोग कौन आए, इंजीनियर और डॉक्टर आए ना, लेकिन उसको तैयार करने के लिए हमको प्रोफेसर चाहिए, एक कुशल प्रशिक्षणकर्ता चाहिए, टीचर चाहिए। तो ये एक अगर किसी देश के पास हो, अगर इंजीनियर डॉक्टर को प्रशिक्षण देने वाले शिक्षक अगर समाज में हैं, तो निश्चित रूप से वहां पे किसका निर्माण होगा,
मानव पूंजी का निर्माण होगा। समझ में आ रही है बात? हाँ, देखिए मानव पूंजी के निर्माण के लिए हमको डॉक्टर इंजीनियर ज्यादा से ज्यादा चाहिए, लेकिन उसको प्रशिक्षित करने वाले शिक्षक भी तो चाहिए, प्रोफेसर भी तो चाहिए, जो उनको आगे बढ़ाए और उस स्तर तक पहुंचाए। तो ये आवश्यक है। और अब हम देखना चाहते हैं कि भाई मानव पूंजी के स्रोत क्या है, कहां से मानव पूंजी का निर्माण होगा। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, मानव पूंजी के निर्माण में सबसे पहले है शिक्षा। किस पर? हाँ, शिक्षा। दूसरा है स्वास्थ्य। तीसरा है सर्वांगीण विकास। हमको इन प्रश्नों के स्रोत ढूंढने हैं ना। सर्वांगीण विकास किसका? मानव का। और मानव पूंजी तभी बनेगा ना। चौथा हो गया, चौथा पॉइंट क्या है? अब सरकार की भूमिका किसमें? मानव पूंजी के स्रोत में, मानव पूंजी के स्रोत। अब हम देखते हैं शिक्षा। सबसे पहले अभी मैंने बताया कि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति क्या होता है, देश के लिए क्या बनता है, योग्य नागरिक बनता है। अब भारत सरकार या व्यक्ति, आपके माता पिता हैं या किसी के भी माता पिता, देशवासी या पूरे विश्व में जो भी माता पिता है, वो अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने के लिए शिक्षा पर उसके लिए निवेश करते हैं। आपके घर में भी जितने भी जमा पूंजी है, प्रयास माता पिता यही करते हैं कि वह बच्चे की पढ़ाई में लगाएं। ऐसे ही अगर आवश्यक हुआ तो देश में अगर इस तरह से सरकार, जैसे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो यहाँ सरकार भी ये प्रयास करती है कि जो बजट है उसका कुछ ना कुछ हिस्सा कहाँ लगाया जाए? शिक्षा और स्वास्थ्य पर। किस पर? शिक्षा पर। तो शिक्षा पर बजट। अब इससे हमको कैसे पता चलेगा? शिक्षा पर तो व्यय कर रही है सरकार, तो शिक्षा पर सरकार व्यय कर रही है। इस साल के बजट में कितना रखा? अमूमन आजकल विश्व में ये बोलते हैं कि कम से कम 6% तो होना ही चाहिए, और भारत 6% अब शिक्षा पर व्यय कर रही है। स्वास्थ्य पर भी व्यय बढ़ा दिया है। हाँ, ये करोड़ों में रुपया, करोड़ों लाख रुपए लगता है शिक्षा पर। ये बजट ही नहीं बढ़ रहा, बल्कि प्रतिशत भी बढ़ रहा है। और पूर्व के कुछ सालों में ये 4% ही था। बजट तो हर साल बढ़ जाता था, लेकिन प्रतिशत पूरे बजट का 4% बना रहता था। अब इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया? पूरे बजट का 6%। तो भाई शिक्षा पर जब व्यय किया है तो किस किस पर व्यय करना पड़ेगा? शिक्षा पर जो व्यय किया गया है उसमें हम क्या क्या देखेंगे कि शिक्षा पर जब हम व्यय कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि उसके पढ़ाई लिखाई पर, प्रशिक्षण, जैसे कोई नौकरी में लगा है या कोई पढ़ाई कर रहा है, उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा ना। और स्वास्थ्य पर हम कैसा खर्च कर रहे हैं। और इसके अलावा हमको यह भी देखना पड़ेगा कि कई लोग प्रवसन करते हैं। क्या करते हैं? प्रवसन भी करते हैं, यानी कि माइग्रेट करते हैं। क्या करते हैं? और वो माइग्रेट कर रहे हैं किसके लिए? रोजगार के लिए। किसके लिए? तो रोजगार के लिए, यानी कि वो कहां की तरफ जा रहे हैं? मानव पूंजी बनना चाह रहे हैं। मानव पूंजी बनना चाह रहे हैं तो सरकार ने किस पर भी खर्च करना पड़ेगा? आने जाने के जो संसाधन हैं, चाहे वह तृतीयक साधन जितने भी हैं, चाहे संचार सेवाएं हैं, चाहे बस यातायात है, ट्रेन यातायात है, हवाई यातायात, उस पर भी सरकार खर्च करती है। चौथा क्या है? जानकारी लेना चाहते हैं जो भी पढ़ लिख जा रहे हैं, या देश में मानव क्या करता है, नौकरी कहाँ निकली है, हमको कैसे आंकड़े मिलेंगे, क्या रिक्वायर मांगी है, तो उसके लिए वो कहाँ देखता है? न्यूज में देखता है, अखबार में देखता है, ऑनलाइन देखता है, किसी की साइट में जाके देखता है। इसके लिए भी सरकार नए नए उपक्रम करती है ताकि, और प्रयास करती है कि जितने भी नागरिक हैं देश को, उनको यह सूचना प्राप्त हो जाए। तो इस तरह से शिक्षा पर भी खर्च किया तो पढ़ाई लिखाई पर, प्रशिक्षण पर, और उसके प्रवसन पर, उसके प्रशिक्षण पर, उसके किस पर? प्रवसन, और साथ में जो नागरिक सूचना प्राप्त कर रहे हैं, इन सब पर सरकार खर्च करती है और व्यक्ति और मानव विकास को बढ़ाने का प्रयास करती है। स्वास्थ्य, सरकार क्या करती है? मानव पूंजी को बढ़ाने के लिए सरकार यह भी प्रयास करती है देश के। अच्छा एक बात बताइए, एक गरीब आदमी है लेकिन वो हट्टा कट्टा है, क्या वो मजदूरी कर पाएगा?
मजदूरी हट्टा कट्टा आदमी जो स्वस्थ है और वो काम करना चाहता है वो मजदूरी कर सकता है ना। एक गरीब आदमी है लेकिन वो कमजोर है और उसको बड़ी दिक्कत होती है चलने फिरने में भी, तो वो दिन भर की मजदूरी जो मिलती है वो कर पाएगा? कोई काम दिन भर का वो कर पाएगा? उसको दिक्कत आएगी। इसलिए स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। सरकार इसलिए आप देख रहे हैं आजकल, आप देख रहे हैं शिक्षा पर यहाँ पे क्या क्या स्टार्ट कर दिया गया है। 1986 से 14 वर्ष तक की आयु के लिए क्या कर दिया था, आवश्यक शिक्षा कर दी गई थी। 2002 में इसको क्या बना दिया गया था, मौलिक अधिकार बना दिया गया था, है ना। इसको मौलिक अधिकार मतलब आपके हमारे अधिकार हो गए थे 14 वर्ष की आयु तक 2002 में। 9 में इसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया। अब क्या है, और 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा दे रही है। जब ये मौलिक अधिकार में आ गया तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे को जो 6, 7, 8 में पढ़ते हैं उनके लिए किताबें, कॉपी, भोजन और ये पढ़ाई मुफ्त कर दी। अब ये बढ़ाकर उच्च स्तर तक उत्तराखंड सरकार में आपने देखा होगा कि अभी इस बार 11th 12th के लिए भी पुस्तकें निःशुल्क बांटी गई हैं। आपने ये परिवर्तन देखा। ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि देश का शैक्षिक स्तर बढ़ाना चाहते हैं हम और देश में पूंजी निर्माण करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? हाँ। तो अब आते हैं स्वास्थ्य पर। शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर किया ना, बच्चे के लिए भोजन भी, आहार भी उपलब्ध कराया जा रहा है, पुस्तकें भी उपलब्ध कराई जा रही है, एक मौलिक अधिकार के रूप में उपलब्ध है। अब देखते हैं स्वास्थ्य में भी भारत में क्या है, आयुर्विज्ञान जो है, चिकित्सीय आयुर्विज्ञान, ठीक है। उसके अलावा टीकाकरण है। इसके अलावा स्वास्थ्य में जैसे बच्चों को जो भी वैक्सीनेशन किए जाने की आवश्यकता वो है। कोई बीमारी जैसे कोरोना आया उससे निपटने के लिए सरकार ने अपना बजट लगाया। यही सरकार कर रही है कि ताकि उनके देशवासी स्वस्थ रहे और देश का मानव पूंजी निर्माण बरकरार रहे। और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करने के लिए भी सरकार प्रयास करती है जगह जगह। उसके लिए जो भी आवश्यक कदम उठाते हैं ये स्वास्थ्य के लिए भी कार्य किए जाते हैं। इसके अलावा अब हम देखते हैं सर्वांगीण विकास। मानव के सर्वांगीण विकास के लिए क्या मानव पूंजी निर्माण आवश्यक है? मानव का सर्वांगीण विकास होता होगा इससे। देखिए, मनुष्य के पास शिक्षा अगर है और वो स्वस्थ है तो इससे बढ़िया मानव का सर्वांगीण विकास और क्या हो सकता है। अगर उसको, हाँ, अब आप ये कह सकते हैं कि वो अधिक कमाने लग गया है, तो कोई व्यक्ति पढ़ लिख कर अधिक कमा रहा है तो वो नैतिक रूप से देश के लिए एक जिम्मेवार नागरिक है कि नहीं, ये अलग मुद्दा हो सकता है। कहीं देशभक्त है कि नहीं, राष्ट्रीय जो निर्माण में उसका कोई योगदान है कि नहीं है, क्या उसमें देशभक्ति है कि नहीं है, ये भी होना जरूरी है। हमको संस्कृति को मानना जरूरी है, तो ये भी साथ में होना जरूरी है। सर्वांगीण विकास मानव का हो सके तो शिक्षा में हम इसका भी प्रयोजन लाएं ताकि वह देशभक्ति भी सीखे और वह अपना विकास कर सके। सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है हम बच्चे को जिस तरह से ढालेंगे 6, 7, 8 में या जब छोटी कक्षाओं से ही, तो उसके मन में वही संस्कार अधिकतर आगे के लिए तैयार होते हैं। तो यह प्रयास किया जाए कि मानव पूंजी निर्माण करते समय हम उसको संबल और सुयोग्य नागरिक बना सकें देश का। अब आती है, क्या सरकार की भूमिका होती है मानव पूंजी? बिल्कुल होती है। भारत जैसे देश में जहां जनसंख्या अपार है, मानव संसाधन तो लगभग अब 135 करोड़ तक पहुंच गया होगा। हर 10 साल में गणना होती है, तो हर 10 साल में जो जनगणना की जाती है, संगणना की जाती है, उसमें भारत का स्तर क्या है? भारत की सरकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जो निर्धनता के आंकड़े जुटाते हैं या गरीबी के जो भी आंकड़े जुटाते हैं, उसमें गरीबी कुछ ना कुछ यहाँ परिलक्षित होती है। बहुत ज्यादा आबादी को रोजगार का अभाव है, तो रोजगार के अभाव होने के कारण यहाँ पे क्या है, सरकार की महती भूमिका है। सरकार अपने क्षेत्र में या सरकार लोन बांटती है नागरिकों को जो बेरोजगार है, सरकार अपनी तरफ से रोजगार खोलने का प्रयास करती है, सरकार के द्वारा शिक्षा दी जा रही है, स्वास्थ्य उपलब्ध कराया जा रहा है और देश के नागरिकों को उच्च स्तरीय शिक्षा धीरे धीरे प्रदान की जा रही है। यह भारतीय लोगों के सरकार के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप हम देखेंगे कुछ लगभग 7वीं योजना में यह स्वीकार किया गया था, भारत में ही पंचवर्षीय योजना में स्वीकार किया गया था कि मानव पूंजी पर अगर हम खर्चा करेंगे, यानी कि ज्ञान की ज्योति जगाएंगे देश में, मानव बहुत महत्वपूर्ण है।
अगर हमने ये काम कर लिया तो हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो हम देश विकास की श्रेणी में बहुत पीछे रह जाएंगे। ये भारत ने भी स्वीकार किया था। और आजकल वर्तमान में तो वर्तमान की सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट जबरदस्त रूप से काफी आगे कर दिया है और देश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अब हम देखते हैं एक वैश्विक संस्था है ग्लोबल ग्रोथ सेंटर। कौन सी? ग्लोबल ग्रोथ सेंटर। उसका काफी वर्षों पहले एक एनालिसिस आया था। ग्लोबल ग्रोथ सेंटर का एक एनालिसिस आया था, सर्वेक्षण आया था। उसने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जो 2020 में महाशक्ति और बहुत आगे बढ़ सकता है। तो लगभग उनकी बात सत्य होती हुई दिख रही है। और भारत अपनी आमदनी भी बढ़ा सकता है क्योंकि यहाँ जनसंख्या ज्यादा है। अगर भारत अपनी ज्ञान शक्ति बढ़ा ले, ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करे, तो यहाँ डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीबीएस और साइंटिस्ट और इस तरह के लोग ज्यादा बनाने की कोशिश करें, क्योंकि एक तो संसाधन है। और अगर ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर, इंजीनियर भारत ने बना दिए तो पूरे विश्व में फैल जाएंगे। अगर पूरे विश्व में फैल जाएंगे तो निश्चित रूप से भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो बोल रहा है, अगर वर्तमान में काल्पनिक रूप से कह रहे हैं कि अगर 1000 वर्तमान में है तो 2020 में वो कितनी हो जाएगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़कर $3000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? यानी कि 3 गुना एकदम से बढ़ जाएगी कुछ सालों में ही भारत की प्रति व्यक्ति आय। तो ये मानना है एक संस्था का। सबसे नंबर 1 कौन है जो ज्ञान शक्ति में आ गए हैं पूरे विश्व में? आयरलैंड, जहां के अधिकतर नागरिक बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं और टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं और ऊंचे ऊंचे जो स्किलफुल कार्य हैं वे करते हैं आयरलैंड के लोग। तो वहां की कुल जनसंख्या में अधिकतम प्रतिशत ज्ञान शक्ति में बटा हुआ है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। और भारत भी अगर ये प्राप्त कर ले और भारत अपना बजट इस चीज में खर्च करे कि लोगों को ज्ञान शक्ति देनी है और वह सब ज्ञानवान अधिक लोग हो जाएं देश में, तो भारत निश्चित रूप से का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा विश्व में और वे अग्रणी राष्ट्र में शामिल हो जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये मानव पूंजी के विभिन्न स्रोत थे जिसमें हमने कार्य किया। अब एक शब्द आता है कि जैसे भौतिक पूंजी होती है ऐसे ही मानव पूंजी का भी हमने वर्णन किया ना। अब हम बात करते हैं, मान लिया जाए कि जो ये मानव पूंजी है या इसे नापा जा सकता है, मापन किया जा सकता है, ऐसे डायरेक्टली तो नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी एक हमने तरीका बताया कि वहां के लोग कितने पढ़े लिखे हैं, इससे हम तुलनात्मक रूप से समझ पाते हैं कि और देशों में कितने पढ़े लिखे हैं और हमारे देश में कितने पढ़े लिखे हैं। तो इसके द्वारा अब हम क्या करते हैं, बस यही कि हमारे देश में कितना बजट बढ़ाया जा रहा है ना, कितना बजट प्रयास कितना किया जा रहा है। अब मान लिया जाए, हम अमूमन मान लेते हैं कि विकसित देश है। अगर कोई विकसित देश है तो वहां पे पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं, उसने अपने संसाधनों का कुशलतम उपयोग कर लिया है, तो विकसित देश में क्या होगा, मानव पूंजी अच्छी है। लेकिन एक बात बताएं, भारत जैसे विकासशील देश में यहां पे प्रति व्यक्ति आय तो कम है। क्या है? प्रति व्यक्ति आय कम है, लेकिन यहां पे जो देख रहे हैं आप, प्रक्षेपण यान बना लिया भारत ने, बड़े बड़े प्रक्षेपास्त्र बना लिए, बड़े बड़े टैंक बना लिए, बड़े बड़े हेलीकॉप्टर बना लिए, बुलेट ट्रेन लगाने की तैयारी है। भारत ने ज्ञानवान क्षेत्र में जितना भी कार्य हो सकता था वो सब किया है और काफी अधिक जनसंख्या, डॉक्टर है, इंजीनियर है। लेकिन फिर भी भारत क्या है, मानव पूंजी निर्माण कर रहा है, हालांकि इसकी प्रति व्यक्ति आय, भारत एक विकासशील देश है। अब हम समझते हैं कि अल्प विकसित देश है तो वहां की अधिकतर प्रति व्यक्ति आय भी कम है और वहां पे उन्होंने संसाधनों का कुशलतम उपयोग नहीं किया है, तो वो पिछड़े ही हैं। लेकिन हम विकसित को तो कहते ही कि मानव पूंजी निर्माण हुआ है, लेकिन विकासशील देश के बारे में ऐसा एकदम से निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ भारत की प्रति व्यक्ति आय तो कम है लेकिन मानव पूंजी निर्माण काफी आगे बढ़ चुका है भारत का। तो इस तरह से हम पाते हैं कि भारत ने मानव पूंजी निर्माण के लिए सरकार की भूमिका भी बढ़ी है, बहुत निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। कई एनजीओ हैं जो मानव पूंजी निर्माण को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और भारत में शैक्षणिक स्तर और इसके लिए काफी ज्यादा कार्य किया जा रहा है। अब देखिए, अब जो भारत में मानव पूंजी निर्माण हुआ है ये निरंतर प्रगति करते रहे, तभी देश का विकास भी इससे जुड़ा हुआ है। क्या देश का विकास, आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि भी जुड़ी है?
यहाँ पे इनका जुड़ाव आर्थिक समृद्धि से भी है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर जो देश में व्यय किया जा रहा है, आर्थिक समृद्धि में बता चुका हूं कि अगर हम एक आज इस साल जो वर्ष आय है देश की, वो अगले साल उससे बढ़ जाए या कम से कम उतनी बनी रहे, ये आर्थिक समृद्धि है। तो मानव पूंजी निर्माण से आर्थिक समृद्धि होती है या आर्थिक विकास होता है, इसके मापन के लिए तो कोई चीज नहीं। अभी मैंने बताया कि इससे ही आर्थिक विकास हो रहा है, इससे ही आर्थिक समृद्धि हो रही है। हम सीधे तो नहीं कह सकते, लेकिन हम ऐसे ही कह सकते हैं कि भाई भारत में प्रक्षेपण यान हो गए हैं, भारत में काफी इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, तकनीकी रूप से जितने भी कार्य होते हैं कोई भी विश्व कर सकता है, उसमें भी भारत आगे है। तो इसी से इन्हीं चीजों से हम अनुमान लगाते हैं कि हाँ, भारत में मानव पूंजी निर्माण हो रहा है, प्रति व्यक्ति आय कम होते हुए भी, और भारत प्रगति की ओर बढ़ रहा है। और इसीलिए कि जो हम शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय कर रहे हैं, सरकार व्यय कर रही है, माता पिता व्यय कर रहे हैं, कोई एनजीओ व्यय कर रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, भारत में आर्थिक विकास और मानव विकास और आर्थिक समृद्धि निश्चित रूप से हो रही है। और भारत निरंतर इसके लिए प्रयासरत रहे, अपने देशवासियों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर कार्य करता रहे और देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाए। धन्यवाद।